हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आपके न्यूट्रिशन साइंस के का एक चैप्टर जो कि प्रोटीन है, जिस पे हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं और वहाँ से हम लोग बेसिक जानकारी को ले चुके हैं। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ प्राइम होता है प्रथम स्थान लेने वाला। 1938 में वर्जीलियस और मुंडर ने इसकी खोज की थी और इसका नाम भी देने की बात आती है तो वर्जीलियस आते हैं। प्रोटीन के घटक की बात की थी, कार्बन 50 से 54%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 20 से 21%। जो आपके टीजीटी 2021 में पूछा गया था, नाइट्रोजन की मात्रा पूछी गई थी, तो वो आपका आता है, औसत पूछता है तो 16% दिया था, नहीं तो 13 से 20% के बीच में होती है। सल्फर 3 से 7% और आपका फास्फोरस जो होता है 2 से 3% होता है। वहीं पर प्रोटीन की बारे में और कई सारी बातें हमारी हुई थी। सरलतम इकाई है जो कि अमीनो एसिड से बना होता है। एक प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से आपके 10 आवश्यक और 10 से आपके गैर आवश्यक होते हैं। तो ये सारी बातें हुई थी हमारी और आपकी। 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी, जबकि इसका क्रॉस वैल्यू हम लोग देखे थे तो 5.65 होता है, किलो कैलोरी होता है। वहीं पर हम लोगों ने जाना था कि जो कार्बोहाइड्रेट का क्रॉस वैल्यू होता है 4.1 होता है, लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से जो हमको मिलने वाली ऊर्जा थी वह 4.2 किलो कैलोरी थी, जो कि उसका क्रॉस वैल्यू सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में ही उसका क्रॉस वैल्यू कम होता है, जो कि आपकी परीक्षा का बार बार भाग बनता है। और हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु को जाना था, वह आपका था कि सबसे छोटी प्रोटीन जो होती है वह इंसुलिन होती है। इसमें कम से कम 51 एमिनो एसिड होते हैं और इसका वर्णन सबसे फ्रेडरिक सैंगर ने 1954 में इसका सर्वप्रथम वर्णन किया था, अर्थात बताया था। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड की संख्या 574 होती है। आपको पता ही है कि जो प्रोटीन की जो सरलतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई, वो अमीनो एसिड है। चलिए प्रोटीन की संरचना हमने बात किया था, प्राथमिक संरचना और द्वितीय संरचना, जो कि हमने बताया था आपको। प्राथमिक संरचना रेखीय होती है, जबकि द्वितीय संरचना जो होती है कुंडलिक होती है, हेलिक्स होती है और सिंगल हेलिक्स होती है। यानी कि एक इस तरह की जैसे रस्सी आपकी होती है, ऐंठन के जब उसको छुड़ाते हैं रस्सी से, तो उसमें के जो एक तंतु होता है वो कुछ इस तरह दिखाई, जैसे सांप चला हो, उसकी लकीर पड़ी हो, तो इस तरह से हेलिक्स। यहाँ पर हमने अमीनो एसिड का प्रकार देखा था, तो उसमें हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक आपका आवश्यक अमीनो एसिड, एक आपका गैर आवश्यक। आवश्यक अमीनो एसिड भी आपसे बहुत पूछता है, यहाँ से आपसे एक पूछ देगा कि आवश्यक है कि अनावश्यक है। तो आवश्यक अमीनो एसिड में हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, फिनाइललेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन। वहीं पर अगर मैं गैर आवश्यक अमीनो एसिड की बात करूं, एलानिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, ये आपकी इतनी बात होगी। चलिए अब पुनः हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। चलिए अगर हम प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करें तो इसको हम लोग 3 वर्ग में बांटते हैं, 3 भाग में बांट कर देखने का प्रयास करेंगे। 3 भाग में प्रोटीन का वर्गीकरण। पहला आपका आता है गुण के आधार पर। गुण के आधार पर, गुण के आधार पर जो इसकी बात करते हैं तो इसमें आपका 3 आता है। दूसरा आता है आपका स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, क्योंकि स्रोत हमें पता है कि चाहे आपका प्राणिज होगा चाहे वनस्पति जगत होगा, यानी कि स्रोत के आधार पर कितने हैं, 2 हैं। आपका तीसरा आता है रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर, इसके रासायनिक संरचना पर कितने आते हैं, 3 आपका आता है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुण के आधार पर। गुण के आधार पर कितने होते हैं, एक आपका होता है पूर्ण प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन होता है। दूसरा आपका होता है आंशिक प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन। और आपका तीसरा होता है अपूर्ण प्रोटीन।
ये 3 हो गए। स्रोत के आधार पे आपका हो गया प्राणिज्य प्रोटीन, प्राणिज्य प्रोटीन, और आपका दूसरा आता है वनस्पतिक प्रोटीन। देखिए प्राणिज प्रोटीन जो होता है इसे पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो प्राणिज प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि इसे क्लास 1 का प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्लास 1 प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, और इसको तब कहेंगे क्लास 2 प्रोटीन। चलिए इतनी बात हो गई। अब देखते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर जो इसका 3 वर्गीकरण है कौन कौन सा है। पहला आपका आता है सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। आपका दूसरा आता है संयुग्मी प्रोटीन, और आपका तीसरा आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। चलिए अब इसकी बारी बारी से एक एक करके हम इसकी जो है व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुण या गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर। तो पहला इसका जो क्लासिफिकेशन था गुणवत्ता के आधार पर वो आपका क्या था, पूर्ण प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन। चलिए कंप्लीट प्रोटीन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा प्रोटीन जो अपने आप में पूर्ण हो। अब पूर्ण होने के लिए कि हमें पता है कि किसी भी अमीनो जो हमारा प्रोटीन होता है उसके निर्माण में कुल 20 अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं, अर्थात ऐसा प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित हों। पूर्ण प्रोटीन मतलब सभी आवश्यक अमीनो एसिड, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित हों। अब देखिए हमने यहाँ पे, जबकि वहाँ पे हमने आपको बताया कि आपके प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 की आवश्यकता होती है, और जबकि यहाँ पे हमने लिखा दिया जो है सभी आवश्यक अमीनो एसिड। अब आप लोग पढ़ें कि आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं, आवश्यक उनकी संख्या कितनी होती है, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या होती है 10। अब जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वही अमीनो एसिड जिसको हम बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, अर्थात जिन अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। तो हमें पता ही है कि जो 20 अंदर हो रहा है वो मिल जाएंगे आपके, और 20 आपके जो है बाहर के, यानी कि आपके सभी के सभी अमीनो एसिड जिसमें उपस्थित होते हैं जो बाहर लेने की आवश्यकता होती है, और ये सभी अगर उपस्थित हो गए तो उनको जो है पूर्ण प्रोटीन के नाम से जानेंगे, पूर्ण प्रोटीन पदार्थ, क्योंकि हमें 10 ही बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, और ये 10 हमारे 10 प्रोटीन किसी एक वस्तु में उपस्थित हो जा रहे हैं, तो उसे हम लोग पूर्ण प्रोटीन के नाम से जानते हैं। चलिए अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत जो आने वाले खाद्य पदार्थ हैं कौन कौन से उदाहरण हैं जिनमें आपके 10 के 10 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका आ जाता है दूध, आपका आता है अंडा, आपका आ जाता है मांस, और आपका क्या आ जाएगा, अंडा, मांस, और आपका आ जाता है सोयाबीन। इतनी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमें याद आ जाती हैं, लेकिन वहीं पर यदि पूर्ण प्रोटीन को लिख करके यदि आपसे केसिन पूछ दे, एल्बुमिन पूछ दे, मायोसिन पूछ दे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये पूर्ण प्रोटीन में है कि नहीं, क्योंकि हम लोग याद कर रखे हैं कि पूर्ण प्रोटीन में दूध आता है, अंडा आता है, मांस आता है, सोयाबीन आता है। तो जानते हैं दूध में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन, केसिन हो गया। अंडा में एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। मांस में मायोसिन पाया जाता है, मांस में आपका मायोसिन पाया जाता है। और वहीं पे सोयाबीन की बात करें, इसमें आपका 2 प्रोटीन पाया जाता है, एक आपका पाया जाता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, और आपका दूसरा कौन सा है,
लेक्यूमेलिन, तो आपके 2 प्रोटीन सोयाबीन में पाए जाते हैं। तो इन्हें याद रखना बहुत अति आवश्यक है। और आपसे परीक्षा में पूछता भी है कि दूध का प्रोटीन कौन सा है, और विशेष करके सोयाबीन। गरीबों का मांस के नाम से जाना जाता है सोयाबीन, क्योंकि इसमें सभी के सभी आवश्यक प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसमें अगर प्रतिशत मात्रा पूछे आपसे कि कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो कहीं पे आपको 42, कहीं पे 43 मिल जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा आपके सोयाबीन में पाई जाती है। चलिए, ये तो हमारी बात तो हो गई किसकी, पूर्ण प्रोटीन की। और इसमें हम लोगों ने देखा था हमारा जो दूसरा है वह आपका है आंशिक प्रोटीन। दूसरा कौन सा है, आंशिक प्रोटीन। आंशिक प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन को देख लेते हैं। ऐसे प्रोटीन जिसमें कुछ अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। यानी कि अमीनो एसिड की कमी मतलब कि जो गैर आवश्यक अमीनो एसिड है उनकी कमी नहीं, बल्कि जो आवश्यक अमीनो एसिड जिनको हमें बाहर से लेना है, उन कुछ आवश्यक अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थ को, ऐसे प्रोटीन को आंशिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके प्रयोग से शरीर में वृद्धि, विकास, जो हमारे प्रोटीन के द्वारा, क्योंकि पता है हमको प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, N2 होता है, और यही N2 के माध्यम से ही हमारे शरीर का वृद्धि और विकास, टूट-फूट का निर्माण होता है। और इसमें आपके जो आंशिक रूप है प्रोटीन का, आंशिक प्रोटीन है, इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण से यह जो है शरीर के विकास संबंधी कार्य नहीं हो पाते हैं। क्योंकि पता है कि शरीर के विकास संबंधी कार्य आपके उसके लिए जिम्मेदार N2 है। और N2 कब है, जबकि उसकी मात्रा तभी परफेक्ट होगी जबकि सभी के सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होंगे। और इसमें जो आपके आंशिक रूप से आंशिक प्रोटीन है, इसमें आपके सभी के सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित नहीं है, अर्थात यह वृद्धि विकास संबंधी कार्य नहीं होता। इसमें आंशिक प्रोटीन में शारीरिक वृद्धि विकास संबंधी कार्य नहीं होता है, परंतु शारीरिक वजन में किसी भी प्रकार का असर या अंतर नहीं आता। यानी कि आप लोग आंशिक प्रोटीन, यदि आंशिक प्रोटीन का हम लोग सेवन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे शरीर का वजन गिर जाएगा, उसका जो है जबकि वजन तो नहीं गिरेगा, यानी कि मेंटेन रखेगा। और इसके साथ ही साथ कोशिकाओं में होने वाली टूट-फूट की मरम्मत का कार्य करता है। कौन करेगा, आपका आंशिक प्रोटीन। यानी कि वह प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन वह प्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड की उपस्थिति नहीं होती है, बल्कि कुछ आपके आवश्यक अमीनो एसिड की अनुपस्थिति पाई जाती है। और इसके सेवन से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास कार्य रुक तो जाता है, लेकिन हमारे शरीर के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आंशिक प्रोटीन कोशिकाओं के टूट-फूट की मरम्मत का कार्य करता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, आंशिक प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो अनाजों की प्रोटीन, अनाजों की प्रोटीन की बात हो गई, ये सभी आपके आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें से जो आपका बार बार पूछा जाता है, अगर मैं बात कर लूँ, एक आपका होता है चावल। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया था चावल में कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड अनुपस्थित रहता है, चावल आपसे पूछ जाता है। तो चावल में कौन सा अनुपस्थित रहता है, लाइसिन। लाइसिन जो है कि आपको आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आता है, और चावल में लाइसिन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। चलिए दूसरे को देखते हैं। अगर हम वहीं पे दाल की बात करें तो दाल में आपके 3 आवश्यक अमीनो एसिड अनुपस्थित होते हैं। कौन कौन सा है, मिथियोनिन, और आपका दूसरा थ्रियोनिन, और आपका इसमें तीसरा आ जाएगा ट्रिप्टोफैन। ये आपके 3 आवश्यक अमीनो एसिड
की कमी होती है, किस में होती है, दालों में, जबकि आपके चावल में किसकी कमी होगी, लाइसिन की कमी होगी। चलिए इतनी बात हमारी हो गई आंशिक प्रोटीन से। और इसके भी कुछ उदाहरण है, जैसे हम डायरेक्ट प्रोटीन को ही देख लेते हैं। जो अन्य हैं आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, वे आपका आ गया ग्लाइडिन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है ग्लाइडिन। और आपका दूसरा आ जाएगा इसमें लैग्यूबिन, और आपका तीसरा आ जाएगा लैग्यूविलिन, और ग्लाइडिन। ये आपके इसके अंतर्गत आने वाले 3 आपके ये प्रोटीन हो गए, जो कि आपके आंशिक प्रोटीन के हैं। और हमने यहाँ पे देखा जो अनाजों का प्रोटीन, ये भी आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत आता है। और जिसमें हमने चावल को देखा, इसमें आपके लाइसिन अमीनो एसिड नहीं पाया जाता, और दाल में मिथियोनिन, थ्रियोनिन और आपका ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। चलिए हमारी बात हो गई पूर्ण प्रोटीन पे, हमारी बात हो गई आंशिक प्रोटीन पे, और हमारी जो बात होने वाली है वह आपके अपूर्ण प्रोटीन पे होगी। अब चलिए देखेंगे अपूर्ण प्रोटीन। अब देखिए जो अपूर्ण प्रोटीन की बात आती है, तो ये सभी के सभी जो अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, इनका जो मुख्य स्रोत होता है वनस्पति जगत होता है। यानी कि वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। ये वो प्रोटीन होते हैं जिनमें अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। अब भाई देखिए कि आपका जो प्रोटीन है, इसका जो है मुख्य घटक ही अमीनो एसिड है। और आपको पता है कि एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके 10 आवश्यक, 10 आपके गैर आवश्यक होते हैं। और अपूर्ण प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया ही नहीं जा रहा है, जिससे ना तो शरीर में वृद्धि विकास की प्रक्रिया होती है और ना ही टूट फूट की मरम्मत करने की सामर्थ्य होती है। क्योंकि पता हमको है कि जो प्रोटीन है उसका जो मुख्य घटक वो अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड है, और इसमें कितने हैं, 20 हैं, 10 गैर आवश्यक है, 10 गैर आवश्यक हैं, और इसमें पाए ही नहीं जा रहा है। और हमें पता है प्रोटीन की जो कार्य था वह टूट फूट की मरम्मत करना है, और वृद्धि विकास में प्रोटीन आवश्यक होता है, सहायता करता है। तो जब अमीनो एसिड ही नहीं पाया जा रहा है, तो यानी कि इसका जो दोनों मुख्य कार्य है, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि और विकास में सहायक होना, ये दोनों कार्य नहीं करेगा। इसके अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आपका मक्के में पाया जाने वाला जीन प्रोटीन आपका है। कौन कौन से प्रोटीन आपके जीन है, जीन प्रोटीन। और आपका दूसरा आता है जिलेटिन। अब आपसे पूछा जाता है जीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है मक्का में, और ये आपका जिलेटिन पाया जाता है फलों में। तो ये आपके दोनों प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो आपकी अपूर्ण प्रोटीन है। यह ना तो आपके शरीर के वृद्धि विकास, ना ही आपके कोशिका के टूट फूट के निर्माण में ये सहायक होंगे, और उसी प्रकार से इन दोनों जो है अपूर्ण प्रोटीन है, ये किसी भी काम के नहीं है। चलिए अब तो ये हमारी बात हो गई आपके गुणवत्ता के आधार पर। अब हम पुनः बात करेंगे स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। गुणवत्ता के आधार बात हो गई, अब हम बात करेंगे स्रोत के आधार पर। चलिए जब हम स्रोत के आधार की बात करते हैं, तो हमने वहाँ पे बताया था कितनी होती है इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या 2 होती है। और एक आपका आता है प्राणिज जगत, प्राणिज जगत में देखिए, प्राणिज जगत के प्रोटीन को क्लास 1 का प्रोटीन भी कहते हैं हमने, जबकि आपको कारण पहले बताया। क्लास 1 का प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके 10 के 10 आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे क्लास 1 का प्रोटीन भी कहा जाता है।
अब देखिए, जो प्राणिज जगत के प्रोटीन हैं इसे क्लास 1 के प्रोटीन, क्लास 1 प्रोटीन, क्लास 1 प्रोटीन कहेंगे। अब क्लास 1 प्रोटीन के अंतर्गत आने वाले जो कि आपके खाद्य पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? आपका है दूध, आपका है मांस, आपका है मछली, आपका है अंडा, आपका है पनीर, या अन्य डेयरी उत्पाद हो गए। अब देखिए, अगर हम दूध की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा केसीन प्रोटीन, जो कि आप लोग देख रहे थे कि आपका पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आ रहा था। मांस में हमने पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत देखा है मायोसिन। मछली में आपको ओमेगा 3 पाया जाता है। और कौन कौन सा और आता है इसके हमें जानकारी नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। अंडा में आपका आता है एल्ब्यूमिन। और आपके पनीर है जो कि दूध का उत्पाद है, तो इसमें आपका जो है ब्यूटेरिक एसिड और आपके वो आ जाएगा। चलिए, इसको पनीर का दूध का उत्पाद पनीर है, इसको मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा आपका प्रोटीन होगा, आवश्यक अमीनो एसिड होगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। और मछली में आपका जो ओमेगा 3 पाया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग दो चीज़ देखिएगा यहाँ पे। चलिए, और इसे हम लोग प्राणिज जगत जैसे क्लास 1 प्रोटीन कहते हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें आपके सभी 10 के 10 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके प्राणिज जगत के जो प्रोटीन होते हैं इनका जो है इनका पूर्ण अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसमें रेशों की संख्या नगण्य होती है, लगभग ना के बराबर होते हैं, रेशे नहीं पाते हैं। और जब रेशे नहीं पाए जाएंगे हमारे खाद्य पदार्थ में, तो हमें पता है कि हमारे आंतों के क्रमाकुंचन की क्रिया तेज नहीं होगी। जब क्रमानुकुंचन की क्रिया तेज नहीं होती है तो जिससे कि इनके जो प्रोटीन होते हैं इनका जो हमारे शरीर के द्वारा पूर्ण अवशोषण किया जाता है। यानी कि जो प्राणिज जगत के प्रोटीन हैं, प्रोटीन है, तो इनका हमारे शरीर के द्वारा पूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है। आप लोग यही जब देखेंगे फाइबर को पढ़ते हैं, तो जब हम लोग फाइबर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फाइबर की जितनी मात्रा हमारे भोज्य पदार्थ में फाइबर की जितनी मात्रा अधिक होगी, हमारे खाना जो है हमारे जो है आंत की सफाई तो उतनी अच्छी होती है, अर्थात कब्ज की शिकायत से हम लोग बचते हैं। लेकिन जो ही इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसमें होता क्या है कि भोजन हमारे जो आंतों से जल्दी वहाँ से निकल जाता है, और जल्दी निकलने के कारण जो आपका अवशोषण की जो क्षमता होती है, प्रोटीन का अवशोषण जो है बाधित होता है। अर्थात आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर हम रेशे को, फाइबर को आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए हानिकारक भी होता है, जैसे कि आपके इसी के प्रोटीन के अवशोषण में बाधक बन जाता है। चलिए, इतनी बात हो गई। इसे क्लास 1 का प्रोटीन किसलिए कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होंगे और उसके साथ ही साथ इसमें जो पाए जाने वाला आपका प्रोटीन है उसका पूर्ण हमारे शरीर के द्वारा पूर्ण अवशोषण होता है, इसीलिए इसे क्लास 1 के प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दूसरा हम जानेंगे वनस्पतिक प्रोटीन। वानस्पतिक प्रोटीन इसे क्लास 2 प्रोटीन कहते हैं। इसकी प्राप्ति देखिए, वनस्पति है, इसकी जो प्राप्ति का होगा वो आपके पेड़ पौधों से होगा। जब पेड़ पौधों से होगा तो इसमें आपके अनाज, सूखे मेवे, दाल, यानी कि इस तरह के जो भी खाद्य पदार्थ हैं सभी के सभी आ जाएंगे। इन्हें द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं होते हैं, एवं जहां मांस तथा दूध का पूरी तरह से शरीर में अवशोषण हो जाता था,
लेकिन वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन में उनका पूर्ण अवशोषण नहीं होता है। इसमें इसका लगभग 60 से 65% ही अवशोषण हो पाता है। यानी कि जो हमारे प्राणिज जगत के प्रोटीन थे उनकी अवशोषण की बात करें तो यहाँ पे अवशोषण जो होता प्रोटीन का अवशोषण हो रहा था वह 100% हो रहा था। लेकिन वनस्पति जगत की बात करें तो इसमें सभी के सभी आवश्यक अमीनो एसिड भी उपलब्ध नहीं है। उसके साथ ही साथ इनका जो हमारे शरीर के द्वारा जो अवशोषण की क्रिया है यह आपके 100% ना हो करके बल्कि आपके 60 से 65% तक हो पाती है। चलिए, ये आपके स्रोत के आधार पे हो गया वर्गीकरण। अब हम तीसरा देखेंगे, रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। अब देखिए, सरल प्रोटीन आपका वह प्रोटीन होता है, सरल प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जो कि आपके जल अपघटन की क्रिया यानी कि हाइड्रोलाइसिस क्रिया के उपरांत आपका अमीनो एसिड देता है। सरल प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जो जल अपघटन की क्रिया के उपरांत अमीनो एसिड देता है। ठीक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड में विभक्त होगा और कोई भी तीसरा तत्व नहीं होगा। तो सरल प्रोटीन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सिर्फ इसी को याद रखिए, सरल प्रोटीन जल अपघटन और क्या देगा, एमिनो एसिड। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, सरल प्रोटीन सिंपल प्रोटीन के उदाहरण की बात करें तो आपका आ जाएगा एल्बुमिन, चलिए यहीं पे नोट करते जाइए, रिलेट करिए साथ में। एल्बुमिन किस में पाया जाएगा, अंडा में। प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स यह किस में पाया जाएगा, आपके अभी पाया जाता है दाल में। और आपका आता है प्रोटामीन, ये हमें नहीं पता है किस में पाया जाएगा प्रोटामीन। आप लोग उसे प्रयास करिएगा जानने का कहाँ पाया जाता है। आपका आता है केसीन, केसीन तो आपको पता ही है किस में पाया जाएगा, दूध में। हिस्टोन, हिस्टोन, चलिए एक आपका आता है ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स। आज से देखिए यहाँ पे हमने दो लिखा, हिस्टोन और ग्लोब्यूलिन्स। ऐसा है ग्लोब्यूलिन्स, इसमें हमारा हिस्टोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार यह आपके परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, यहीं से थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है यह एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन यह एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब देखिए यहाँ पे आपको तो सारी बातें समझ में आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक नया शब्द है न्यूक्लियो। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो हिस्टोन होता है वह एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन होता क्या है, तभी तो इसका निराकरण हो पाएगा, इसके बारे में हमारी जानकारी पूर्ण होगी।
तो अगर हम न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है एक संयुग्मित प्रोटीन होता है संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन का मतलब हो गया कि ये आपका एक संयुक्त प्रोटीन है। अब आपको पता ही है संयुक्त प्रोटीन होता क्या है, जो कि हमारा अगला पॉइंट होने वाला है, सरल प्रोटीन व संयुक्त प्रोटीन। तो यहीं पर जान लें, जो संयुग्मित प्रोटीन है अर्थात संयुक्त प्रोटीन है, यह क्या होता है। संयुक्त प्रोटीन जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ से मिलकर नया प्रोटीन बनाते हैं तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। यानी कि एक आपका सरल प्रोटीन होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम जाने संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन का हम करा देंगे जल अपघटन, और जल अपघटन होगा तो यह आपका टूटेगा अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन पदार्थ। अब यहाँ पे आती है नॉन प्रोटीन पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो इसमें आपके जो न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, इसमें आपके एक प्रोटीन होगा जो कि न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा होता है। इसमें आपका एक एमिनो एसिड होगा और यह जो किससे जुड़ा होता है, न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा होगा, यानी कि जब संयुक्त प्रोटीन को तोड़ेंगे तो इससे हमको एक प्रोटीन मिलेगा। संयुक्त एसिड को तोड़ा हमने तो हमको एक प्रोटीन मिला। और इन प्रोटीन से आपके एक एसिड जुड़े होते हैं प्लस एक एसिड जुड़ा होता है। वह आपका एसिड कौन कौन सा हो सकता है, चाहे वह आपका आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है, यह प्रोटीन आपके राइबोन्यूक्लिक एसिड से जुड़ा हो सकता है, अथवा आपका जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यह आपका जो एक प्रोटीन जो संयुक्त प्रोटीन से जो आपका संयुग्मित प्रोटीन है, जो आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन में आपका एक प्रोटीन होगा और वह प्रोटीन जो होगा चाहे आपके आरएनए के राइबोन्यूक्लिक एसिड से, चाहे आपके डीएनए के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से जुड़ा होता है। इसी को ही हम लोग न्यूक्लिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यानी कि न्यूक्लिक प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसमें प्रोटीन के एक प्रोटीन से आपके एक न्यूक्लिक एसिड जुड़ा होता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में आपका या तो डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है, चाहे आपका आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो गई सरल प्रोटीन की बात हो गई, जिसमें हम लोग ने हिस्टोन की बात किया और हिस्टोन की संरचना को भी देखा। चलिए अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात हो गई हिस्टोन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन्स, ये सारे आपके उदाहरण की होगी। चलिए अगला हम देखेंगे संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन की बात करते हैं तो देखिए इसकी परिभाषा तो हमने पहले ही बता दिया आपको। जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ से मिलकर नया प्रोटीन बनाते हैं तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। देखिए यहाँ पे संयुक्त प्रोटीन क्या होगा, जल अपघटन, जल अपघटन होगा, हाइड्रोलाइसिस क्रिया होगी। तो यहाँ पे एक आपका अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन पदार्थ। यानी कि संयुक्त प्रोटीन वह प्रोटीन है जिसके जल अपघटन के उपरांत अमीनो एसिड प्लस एक नॉन प्रोटीन, अर्थात हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अमीनो एसिड और एक नॉन प्रोटीन यानी कि प्रोटीन पदार्थ के मिलने से जिस प्रोटीन की उत्पत्ति होती है उसे संयुक्त प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम यहीं पर इसके उदाहरण को देखते हैं, संयुक्त प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन मतलब Hb, हीमोग्लोबिन आपका Hb आ जाएगा। हिम मतलब लोहा होता है और ग्लोबिन एक आपका साधारण प्रोटीन है, यानी कि आपका हो जाएगा हिम प्लस ग्लोबिन।
देखिए हिम आपका धातु है, लोहा है हिम, और जबकि आपका ग्लोबिन जो है एक आपका साधारण प्रोटीन है, साधारण प्रोटीन है। दूसरा देखिए फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन को देखें तो आपका साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस, साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस, फास्फोप्रोटीन हो गया। और आपका लेसिथोप्रोटीन, लेसिथोप्रोटीन, इसकी बात करें तो आपका साधारण प्रोटीन प्लस लेसिथिन, जो कि आपका एक गैर प्रोटीन पदार्थ हो गया लेसिथिन। अगला देखेंगे लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे तो लाइकोप्रोटीन में आपका हो जाएगा साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड, साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड, लिपिड मतलब वसा। और जब इसका जो है दूसरा पदार्थ वसा है तो यानी कि यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाएगा, वसा में पाया जाएगा। चलिए अगला आपका आता है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इसका उदाहरण हमने पहले देखा था, साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। हमने बताया था न्यूक्लिक एसिड के रूप में चाहे आपका आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, चाहे आपका डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से जुड़ा होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, और हमने इसको हिस्टीन में देखा था अभी पीछे ही वीडियो। और यह जो आपका होता है न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, यह थाइमस ग्रंथि में थाइमोन्यूक्लिक एसिड के रूप में उपस्थित होता है। चलिए एक आपका और बचता है व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, और आपका वीडियो लंबा हो गया छोटा करते करते, तो इसी को देख करके हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है आपका ताप, दाब, पाचक रस या जल की अनुक्रियाओं के फलस्वरूप सरल या संयुक्त प्रोटीन का फलस्वरूप सरल या संयुक्त प्रोटीन का विघटन होता है, जिसे व्युत्पन्न प्रोटीन, जिससे व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। अब इसमें भी देख लीजिए आपका आता है, दो चीज़ें आती हैं, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, और आपका आता है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, इसके अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं जो अपघटन करने से बहुत कम या आंशिक रूप से परिवर्तित होते हैं। यानी कि प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन आते हैं जिनमें अपघटन, जल अपघटन की क्रिया के पश्चात उसमें साधारण परिवर्तन आता है या आंशिक रूप से परिवर्तन आता है, उसे हम प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रोटीन आपके आते हैं, आपका प्रोटियोस आता है,
प्रोटीओन्स आता है, और आपका जो दूसरा आता है मेटा प्रोटीन आता है, मेटा प्रोटीन आता है, और आपका तीसरा आता है जमने वाला प्रोटीन, जमने वाला प्रोटीन। चलिए हम लोग देखते हैं, जब हमारा कच्चा अंडा होता है तो वह तरल अवस्था में होता है, लेकिन जब भी वह आँच को पाता है, गर्मी को पाता है, उष्मा को पाता है, वह जम जाता है। तो किस प्रोटीन के कारण जमता है? एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। चलिए हम लोग देखेंगे द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन। चलिए, यह प्रोटीन व्युत्पादित प्रोटीन का अपघटन होने से बनते हैं। यह प्रोटीन व्युत्पादित प्रोटीन का अपघटन होने से बनते हैं। यह ताप एंजाइम अम्ल से प्रभावित होते हैं। इसमें 3 आते हैं। इसमें किस आप कौन से आएंगे? यह प्रोटीन व्युत्पादित प्रोटीन के अपघटन, यानी कि जो पहले से व्युत्पादित है उसके अपघटन से बनते हैं। यह ताप एंजाइम अम्ल से प्रभावित होते हैं, यानी कि ताप भी प्रभावित करेगा, अम्ल भी प्रभावित करेगा, और आपका एंजाइम भी प्रभावित करेगा। और इसके अंतर्गत आपके 3 आते हैं। एक आपका आता है प्रोटियोसिस, और एक आपका आ जाएगा पेप्टोन, एक आपका आ जाएगा पेप्टाइड। इसके पहले आप लोग पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड भी पढ़ चुके हैं। चलिए, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और इसलिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, बंद करते हैं। पुनः नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के आपके इसके टेस्ट हो गए, आपके इसके कुछ शब्दावलियाँ अगर होंगी, शब्दावलियों को, अन्य चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।